Ready, all of you? Yes, open your book. Page number 63. Page number 63. This lesson was started, the last lesson, and we have read till now that this author was going to school, but he was late, or he was afraid कि उसको डांट पड़ेगी because participles का टेस्ट होना था उस दिन, and that is why he was worried about that. But जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि एवरीथिंग इज स्टिल एंड क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग, जबकि स्कूल्स नहीं होते हैं, क्लासेस नहीं होती हैं। तो वो जा करके देखता है मिस्टर हैमल जो उनके टीचर हैं, ही इज वेयरिंग हिज फॉर्मल ड्रेस, जो स्पेशल ओकेजन्स पर वो पहनते हैं, और वहां पर गांव के कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। एंड देन ही कम्स टू नो दैट that day was the last lesson of French because अब जो उनकी जो कंट्री है that is captured by the Prussians, तो वहां पर अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी एल्सेस में, जहाँ की वो रहते थे, एंड फ्रेंच लैंग्वेज का वो लास्ट लेसन था। एंड मिस्टर हैमल वाज वेरी सेंटिमेंटल ऑन दैट, और उस दिन जो कुछ उसने पढ़ा तो उसको एक एक वर्ड समझ में आ रहा था, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग कि शायद अब तक मैंने कभी ध्यान से सुना ही नहीं था, सारी ग्रामर उसको समझ में आ रही थी, एंड ही वॉज वेरी ईगर टू लर्न एवरीथिंग। और मिस्टर हैमल भी शायद उस दिन बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, वो चाहते थे कि एक दिन में ही सब कुछ वो हम लोगों को क्लियर कर दें। Second last paragraph on page number 63. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, Mr. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France Alsace, France Alsace. Alsace was the name of their city. तो वहां पर ग्रामर पढ़ाने के बाद उन्होंने राइटिंग में स्टार्ट किया, राइटिंग का लेसन स्टार्ट किया, और उस दिन उनको न्यू कॉपीज दी गई जिन पर लिखा हुआ था ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस. They looked like little flags floating everywhere in the school room, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. और सब लोग शांति से अपना अपना काम कर रहे थे. The only sound was the scratching of the pens over the paper. सिर्फ पेन जो कॉपीज पर चल रहे थे उन्हीं की आवाज आ रही थी. Everybody was silent. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? और क्लास में बिल्कुल
साइलेंस था. Everybody was silently writing on their copies. कभी कभी कुछ बीटल्स उड़ करके वहां आ जाती थी, या जो पिजन कबूतर जो बैठे हुए थे वो भी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत धीमी आवाज में बोल रहे हैं. और मैं सोचता रहा कि क्या वो इन लोगों को भी मजबूर करेंगे कि ये जर्मन भाषा में गाएं या बोले. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. जब भी मैं बीच बीच में लिखते हुए मिस्टर हैमल की तरफ देखता तो मिस्टर हैमल जो थे वो बिल्कुल मोशनलेस बैठे हुए थे और हर चीज को ध्यान से देख रहे थे, जैसे कि सब कुछ अपने दिमाग में भर लेना चाहते हैं, सारी इमेज फिक्स कर लेना चाहते हैं अपने माइंड में, क्योंकि उनको यहाँ 40 इयर्स हो चुके थे और बाहर खिड़की के बाहर उनका गार्डन था और ये क्लास यही उनका ड्वेलिंग प्लेस थी, यानी कि 40 इयर्स तक यही सब कुछ सिमिलर उनके साथ रहा. Only the desks and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. और इतने दिनों में यानी कि पिछले 40 सालों में कुछ नहीं बदला था, सिर्फ ये जो डेस्क और बेंचेस हैं ये थोड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, जो वॉलनट ट्रीज हैं गार्डन में वो और ज्यादा लंबे हो गए थे, और जो वाइन जो बेल उन्होंने लगाई थी वो बड़ी होकर के पूरी खिड़की से होते हुए छत तक पहुंच गई थी. और कितना बुरा उनको लग रहा होगा ये सब कुछ छोड़ करके जाना. ऊपर उनकी जो सिस्टर है वो अपना सामान पैक कर रही थी, क्योंकि अगले दिन सुबह उनको ये देश छोड़कर जाना था. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their Ba Be Bi Bo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. और सब को यही लग रहा था कि ये जो लास्ट लेसन है उसको अच्छे से हम लोग सुने. राइटिंग सेशन के बाद हिस्ट्री का लेसन हुआ, एंड देन द बेबीज जो स्टार्टिंग होती है, यानी कि जो विलेज पीपल भी वहां आए हुए थे, तो दे चैंटेड देयर बाबे बीबो, यानी कि जो लैंग्वेज के फर्स्ट लेटर्स हैं वो लोग कर रहे थे. एंड ओल्ड हॉसर जो गांव के बुजुर्ग थे जो वहां बैठे हुए थे वो भी उनके साथ साथ उन वर्ड्स को दोहरा रहे थे अपना चश्मा लगा करके. एंड ही वॉज क्राइंग, ही वॉज इमोशनल, तो उनकी आवाज कांप रही थी, रोते रोते वो उन लेटर्स को दोहरा रहे थे. तो कोई और मौका होता तो हम लोग हंसते उनकी आवाज पर, उनके जिस ढंग से उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन एक मिक्स्ड इमोशंस थे हमारे. And everybody was upset because it was the last lesson. All at once, the church clock struck 12. Then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded out under our windows. Mr. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him to look so tall. My friends, said he,
I, but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. तो उसी वक्त 12 बजने की आवाज आई. चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 और उसके बाद हमें उसी वक्त बाहर जो ड्रिल से अपनी जो रूटीन एक्सरसाइज है उससे जो प्रशियंस लौट रहे थे सोल्जर्स, उनकी आवाजें सुनाई दी. मिस्टर हैमल खड़े हो गए और उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट बिकॉज ऑफ हिज इमोशन. उनका गला भर गया. he was that was unable to speak anything, and then he wrote on the blackboard. जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा वाइव ला फ्रांस, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस. देन ही स्टॉप्ड और दीवार का सहारा लेकर के सर झुका करके वो खड़े हो गए बिना कुछ बोले, बिकॉज ही वाज सो इमोशनल. और हाथ से उन्होंने सिर्फ इशारा किया दैट द स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. दैट मीन्स द लास्ट लेसन वाज ओवर. सो दिस वाज द स्टोरी. The last lesson narrates an event about the year 1870 when Prussian forces under Bismarck captured France and the new Prussian rule discontinued the teaching of French in the schools of the two districts, Alsace and Lorraine. The French teachers were asked to leave, and Mr. Hamel could no longer stay in his old school. Still, he gave the last lesson to his students with utmost sincerity. So this was the lesson. Let us see the word meanings. Scolding means speaking angrily. Datna. Participles, verb forms of the verbs. Drilling, exercising in the morning. Resist, to try to stop, रोकने की कोशिश करना. Apprentice, a person who learns the skills. नौसिखिया, जो नया नया कुछ स्किल्स को सीखता है. Unison, in one voice, एक आवाज में. Still, quiet and calm, बिल्कुल शांत. Commotion, great noise, excitement, हल्ला गुल्ला. Terrible, extremely bad, great shock. Blushed, become red in the face, शर्मिंदा होना. Embroidered, decorated cloth patterns by sewing on it with thread. जो कशीदाकारी होती है, एम्ब्रॉयडरी करना. Spectacles, eyeglasses. Attentive, to listen carefully. Nuisance, a person or thing causing trouble, जो हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी क्रिएट करता रहता है. Cranky, a person who behaves in a strange way, अजीब ढंग से बिहेव करना. Pretend, to put an act or show, बहाना बनाना, दिखावा करना. Logical, reasonable. Floating, buoyant or suspended in water or air, यानी तैरना ऊपर, surface, on the surface of water or in the air. Scratching, to rub skin, खुजली मचाना एक तरह से. Twined, encircled, coiled. Chanted, repeatedly, कुछ बोलना in a sing song tone. Struck, strike past, strike का past tense. Trumpet, proclaim great happiness, a brass material instrument with a flared bell. एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. और यहाँ पर ट्रम्पेट का मीनिंग जो वर्ब के सेंस में है वो है बहुत ज्यादा खुशी जाहिर करना. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव.
Who was reading the bulletin? Blacksmith. What a thunderclap these words were to me. The words were startling and unexpected. The words were startling and unexpected. What made him forget all about Mr. Hamill's ruler and cranky behavior? The idea that he was going away. Which language, according to Mr. Hamill, was the most beautiful and the most logical? French. Now the short answers. Why was the narrator scared of going to school that morning? The narrator was scared to go to school that morning because, first of all, he was late in going to school, and secondly, he had the test of participles in the class that morning, and he knew nothing about the participles. So he was frightened to be scolded. उसको डांट पड़ने का डर था क्योंकि पार्टिसिपल्स का टेस्ट होना था और पार्टिसिपल्स के बारे में उसको कुछ भी नहीं मालूम था. सेकेंडली वो लेट हो चुका था बहुत. So he was scared to go to school. What did Frank see as he passed the town hall? So as he passed the town hall, Frank saw that a large crowd had gathered on the square. चौराहे पर बहुत सारी भीड़ थी और there was a large crowd in front of the bulletin board और इस bulletin board पर ही सारी news आती थी. Generally the bad news जितनी भी अभी तक आई थी वो सब उस bulletin board से ही हमें मिली थी, जैसे कि the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. और मुझे यानी कि फ्रेंच को लगा कि आज भी कुछ ना कुछ स्पेशल न्यूज है, but he did not have time, so he did not stop there. Who were the village people? How did they look? Village people were sitting quietly in the class. Old Hauser was wearing a three-cornered hat. The former mayor and the former postmaster and several others, but everybody looked sad. सब लोग वहां थे, but वो बहुत उदास और दुखी नजर आ रहे थे. Why did Mr. Hamill say that it was his last lesson? Mr. Hamill said that it was the last lesson because जो प्रशियन आर्मी है उन्होंने फ्रांस को कैप्चर कर लिया था और 2 सिटीज में ऑर्डर हो गए थे, एल्सेस और लॉरेन में, कि वहां पर अब जो प्रशियन रूल है, इसलिए जो टीचिंग ऑफ फ्रेंच है, फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया जाएगा. फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी और उसके बजाय जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी. सो और जितने भी जो फ्रेंच टीचर्स हैं, they were asked to leave the country. So that was the last lesson of Mr. Hamill. How did Frank's attitude towards his books and Mr. Hamill change? तो फ्रेंच का एटीट्यूड बदल गया बुक्स और मिस्टर हैमिल के प्रति, बिकॉज जब उसको पता चला कि दैट वाज द लास्ट लेसन, ही वाज अ फ्रेंच बट ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक और राइट इन फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि अभी तक उसने कुछ भी नहीं सीखा था. ही हैड नेवर पेड अटेंशन ऑन हिज स्टडीज. और जब उसको पता चला दैट दिस इज द लास्ट लेसन, अगर आज उसने कुछ नहीं सीखा तो फिर वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा. So his attitude towards his books and Mr. Hamill changed. जिनको वो पसंद नहीं करता था तो बहुत भारी और अनइंटरेस्टिंग लगती थी, वो सब उसको अच्छी लगने लगी. एंड मिस्टर हैमिल भी उसको अच्छे लगने लगे, जो अभी तक
उसको पसंद नहीं थे because of his strict attitude. Question number 6. Why had Franz not been able to learn much at school? Because he had never paid any attention on his studies. Most of the times he had bunked the school. स्कूल जाने के बजाय वो गार्डन में खेतों में चला जाता था एंड ही यूज्ड टू स्पेंड टाइम देयर, क्योंकि उसके घर वाले चाहते थे कि थोड़ी बहुत और अर्निंग हो जाए, तो दे ऑल्सो डिड नॉट पे अटेंशन ऑन हिज स्टडीज. एंड मिस्टर हैमल भी कई बार उसको अपने प्लांट्स में गार्डन में पानी देने के लिए भेज देते थे, टू वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन. एंड ही टू हिमसेल्फ never paid any attention on his studies because he was thinking कि आज नहीं कल कर लेंगे. He was of that attitude that he thought that he had enough time to learn those things. He had plenty of time, so always he thought that he will learn it the next day. Question number 7. What did Mr. Hamel say about the French language? Mr. Hamel said that the French language was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that they must guard it and never forget it. Because when people are enslaved, they can use their language as the key to their prison. How did Mr. Hamel bid farewell to his school? When the school was over and the church clock struck 12, he got up from his chair and he wanted to say something, but he could not speak because of his emotions. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to the students with his hand that the school is dismissed, they may go. In this way, he bid farewell to his school. Then, detailed answers. It was the day of surprises for French. What surprises did he notice at school that day? तो उस दिन फ्रेंच के लिए बहुत सरप्राइजिंग था सब कुछ, बिकॉज जब वो स्कूल पहुंचा तो दूर से जो स्कूल में शोरगुल होता था उसकी आवाजें दूर से सुनाई देती थी, बट उस दिन उसको कुछ भी आवाज सुनाई नहीं दी. और जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि सब लोग बहुत शांति से वहां बैठे हुए हैं. Nobody is speaking anything. कोई शोरगुल नहीं है, और लेट हो जाने पर अक्सर उसको डांट पड़ती थी. बट दैट डे मिस्टर हैमिल did not say anything to him and he just spoke kindly to him that he may take his seat. And in the class then he saw that the last benches, back benches, which were always empty, तो वहां पर village people were sitting quietly. He was surprised to see all this. And secondly, Mr. Hamel was wearing the dress which he used to wear on some special occasions, such as on the inspection day and prize days. तो ये सब चीजें उसके लिए बहुत surprising थी. Franz hated school at first, but he suddenly began to like it. Franz hated school क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आता था. He was unable to understand the participles, unable to understand the lessons, or generally he avoided going to school. अक्सर वो लेट हो जाता था और कई बार वो स्कूल नहीं जाता था, इधर उधर टाइम पास करता रहता था. Those things which attracted him.
he used to spend the time there. That is why he was unable to learn anything, and that is why he hated the school. But when he came to know that that was the last lesson, और तब उसको समझ में आया जब मिस्टर हैमल ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक दिन तुम्हें खुद इस बात की तकलीफ होगी that you are a Frenchman and you did not know your own language. You cannot, you can neither speak nor write your own language. और उस दिन उसने बहुत ध्यान से हर चीज को सुना और उसको सब कुछ समझ में भी आ रहा था. देन ही वॉज अमेज्ड कि अभी तक उसने ये सब क्यों नहीं समझा. तो ही थॉट कि अभी तक उसने कभी ध्यान से कुछ सुना ही नहीं था. He did not want to learn, so he could not learn anything. What ideas of Mr. Hamel's character do you form after reading the last lesson? Mr. Hamel was a sincere teacher. He was strict so that his students may learn each and everything, and he's an emotional man, sensitive man. तो जब उनको पता चलता है कि ये उनका लास्ट लेसन है, तो वो चाहते हैं कि वो सब कुछ जो उन्हें आता है वो अपने इन स्टूडेंट्स को सिखा दें, ताकि इनकी अपनी लैंग्वेज पर पकड़ मजबूत हो सके, ये लोग अपनी लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकें. So he is sincere and devoted towards his profession, as well as he is sincere and devoted towards his country also, because he loves his country, he respects his country. That is why he says in the end, Vive la France. And about his language also, he says that it was the most beautiful language in the world, the clearest and the most logical. Draw a character sketch of Mr. Hamel. तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों का आंसर सिमिलर है, तो इसको आप एक ही क्वेश्चन में कर सकते हैं. You should do this. Draw a character sketch of Mr. Hamel. तो इसी में क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो कवर अप हो जाएगा. State true or false. The Prussian soldiers were running. They were doing their drill. So it is false. That day everything had to be as quiet as Sunday morning. True. His sister was packing their trunks. True. Mr. Hamel had no cap on his head. False. He was wearing his little black silk cap. French was happy to hear school being dismissed. False. He was sad to know that that was the last lesson. So you have to do B and C in your notebook. And creative writing में question number 2 you have to do. Have you ever changed your opinion about someone or something that you had earlier liked or disliked? जिस चीज को पहले कभी आप पसंद या नापसंद करते थे, उसको उसके प्रति आपका जो ओपिनियन है, उसका जो आपका एटीट्यूड है वो अचानक से चेंज हो जाता है. द थिंग which you liked, you
start disliking it, and the thing which you disliked, sometimes you started liking that. So this you have to write in a short paragraph. You have to do B, C or creative writing ka question number 2. Is it clear? Anything you want to ask? Everything is clear? Yes, then shall I start the next lesson? Answer me. Shall I start the next lesson? Okay then. The next lesson is Going Places, which is written by A.R. Barton. A.R. Barton is a modern writer who lives in Zurich and writes in English. He has authored many stories that are mainly concerned with the problems and predicaments of the adolescents. Adolescents यानी कि जो टीनेजर्स होते हैं, तो जनरली इन्होंने इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा है, क्या इनके दिमाग में चल रहा होता है और कैसे ये अपना एक इमेजिनरी स्टोरीज बना लेते हैं, कल्पनाएं कर लेते हैं. So he has generally written about the problems and predicaments of the adolescents, that is the teenagers. When I leave, Sophie said, coming home from school. This story is about unrealistic dreams and how one indulges in them, knowing well that they have little possibility of coming true. ये जो स्टोरी है, ये एक यंग गर्ल के बारे में है, whose name was Sophie. और जनरली बच्चों की उस मेंटल स्टेट के बारे में इसमें बताया गया है जब वो ऐसे अनरियलिस्टिक ड्रीम्स यानी कि ऐसे सपने पाल लेते हैं, ऐसे सपने देखना स्टार्ट कर देते हैं जिनके बारे में उनको पता होता है कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है इनके सच होने की. और ऐसी ही एक लड़की की स्टोरी है ये, जो एक ऐसा सपना देखती है जो हकीकत में कभी सच नहीं हो सकता. So just we have to see what is her mental state, what is her opinion, क्या सोचती है वो और क्या वो सपना. When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. Jency
linking arms with her along the street, looked doubtful. Takes money, so something like that. I'll find it, Sophie said, staring far down the street. Take you a long time to save that much. Well, I'll be a manager then, yes, of course, to begin with, till I've got enough. But anyway, I know just how it's all going to look. They wouldn't make you manager straight off, so I'll be like Mary Quant, Sophie said. I'll be a natural. They'll see it from the start. I'll have the most amazing shop this city's ever seen. Jancy, knowing they were both earmarked for the biscuit factory, became melancholy. She wished Sophie wouldn't say these things. जेंसी और सोफी जो दोनों फ्रेंड्स हैं स्कूल से जब वो घर लौट रही थी तो सोफी ने कहा दैट शी वांट्स टू हैव अ बुटीक। उसका सपना है कि उसका अपना एक बुटीक हो इस शहर में जो सबसे सुंदर हो। और जेंसी जो कि एक प्रैक्टिकली ढंग से सोच रही थी, सोफी सपने देख रही थी, सपना पाल रही थी, और जो जेंसी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल ढंग से सोच रही थी। देन शी सेड कि उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और हम लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं, वी डोंट हैव सो मच मनी। तो उसने कहा कि इतना सारा पैसा बनाने में, जोड़ने में तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। देन शी सेड दैट आई विल बी अ मैनेजर, पहले मैं जॉब करूंगी एज अ मैनेजर, उसके बाद जब मेरे पास इनफ पैसा हो जाएगा देन आई विल फुलफिल माय ड्रीम। देन सोफी ने फिर बहुत सारे उसको इलॉजिकल रीजंस दिए, बट जेंसी सोचने लगी कि इसको समझाना बहुत मुश्किल है। हम लोग सिर्फ छोटे मोटे काम करने के लिए बने हुए हैं, जस्ट लाइक वर्किंग इन अ बिस्किट फैक्ट्री। तो वो बहुत मेलनकली मीन्स उदास होना, तो उदास हो गई वो, और अंदर ही अंदर वो सोचने लगी कि सोफी को अपनी हकीकत अपने समझनी चाहिए, रियलिटी को समझना चाहिए। शी वुडंट ड्रीम about such things that cannot be fulfilled. When they reached Sophie Street, Jancy said, it's only a few months away now, so you really should be sensible. They don't pay well for shop work, you know that. Your dad would never allow it. फिर एक बार जब वो सोफी के घर की गली में आ गए तो फिर उसने जैंसी ने उसको समझाने की कोशिश की कि अभी हमारा जो स्कूल ओवर होना है उसमें थोड़ा ही टाइम बचा है, तुम्हें थोड़ा सेंसिबल ढंग से सोचना चाहिए। शॉप वर्क के लिए इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता है जिसको बचा करके तुम एक बुटीक खोल सको, और वैसे भी तुम्हारे फादर इसके लिए कभी तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। और an actress, now there's real money in that, yes, and I could maybe have the boutique on the side. Actresses don't work full time, do they? Anyway, that or a fashion designer, you know, something a bit sophisticated. लेकिन जो सोफी है वो मानने को तैयार नहीं थी। She was a poor girl, she belonged to a poor family, वो एक गरीब परिवार को बिलोंग करती थी, लेकिन जो सपने थे वो बड़े बड़े वो देख रही थी। उसने कहा ओके देन, शॉप वर्क में अगर इतना पैसा नहीं मिलता है तो आई विल बिकम एन एक्ट्रेस, क्योंकि एक्ट्रेसेस को बहुत सारा पैसा मिलता है और फुल टाइम उनको काम भी नहीं करना होता है। और बुटीक लेकिन मैं साइड वर्क के तौर पर मैं खोलूंगी, या फिर मैं एक्ट्रेस नहीं बनी तो मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। कुछ ना कुछ मुझे ऐसा करना है ताकि मेरा मेरा ये सपना जो है वो मैं पूरा कर सकूं। एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, लीविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। फिर वो अपने घर में चली गई। इफ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक, एंड फाइनली शी सेड कि जब भी मेरे पास पैसा होगा मगर मैं तब बुटीक खोलूंगी और वो जरूर करूंगी। If you ever come into money, if you ever come into money, you will buy us a blessed, decent house to live in. Thank you very much. Sophie's father was pooping.
shepherd's pie into his mouth as hard as he could go, his plump face still grimy and sweat marked from the day. और ये बात जो उसने बोली थी जेंसी को, तो उसने उसके फादर ने सुन लिया और उसका मजाक उड़ाते हुए वो बोले कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसा होगा तो सबसे पहले हमारे रहने के लिए एक डिसेंट घर खरीदना है, वो ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ बुटीक। यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ lesson 8, sorry lesson 9, and we'll continue it lesson 10 in the next class. Is it okay?